there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले दो लास्ट लेक्चर्स में हमने इंटरफेस के G1 फेज़ और S सब फेज़, ये दो जो G1 और S सब फेज़ है, इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं G2 फेज़ ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस का जो लास्ट सब फेज़ है वो है G2 फेज़। G2 फेज़ को G2 फेज़ इसलिए कहते हैं कि G से मुराद गैप 2 फेज़, ये गैप है बिटवीन द एस फेज़ एंड एम फेज़। एस फेज़ में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है और फिर ये गैप फेज़ होता है, प्रिपरेटरी फेज़ होता है। सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है फॉर द नेक्स्ट एम फेज़, तो इसलिए उसे गैप फेज़ कहते हैं। पहला गैप फेज़ हमने G1 को पढ़ा है। अब इसके बाद जो दूसरा गैप फेज़ है वो है G2 फेज़। उससे पहले को हमने G1, दूसरे को G2 का नाम दिया है। इसके दरमियान S फेज़ है। गैप 2 फेज़ जो होता है उसको ग्रोथ फेज़ 2 भी कहते हैं। यहाँ पर ग्रोथ फेज़ 2, यहाँ पर भी ग्रोथ होता है, इसलिए उसे G फेज़ का नाम दिया है G2 फेज़, क्योंकि पहले एक फेज़ मौजूद है उसे G1, इसको G2 फेज़। G2 फेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। सेल प्रिपेयर इटसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है फॉर द नेक्स्ट मोयोटाटिक फेज़, एम फेज़, जहाँ पर जिसमें सेल का एक्चुअल डिवीजन होता है। तो ये अपने आप को सेल तैयार कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है एम फेज़ के लिए, मोयोटाटिक फेज़ के लिए है। तो मायोटाटिक फेज़ में जितनी भी चीज़ें दरकार होती है, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सेल यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं, अपटेन कर लेते हैं। सेल तैयारी कर लेते हैं एम फेज़ के लिए। सिंपल वर्ड्स में हम ये यूँ भी कह सकते हैं कि G2 फेज़ में सेल अपने आप को तैयार कर लेता है फॉर द एम फेज़। तो एम फेज़ में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो G2 फेज़ में तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस को मैं पहले मिटाता हूँ, मैं आपको बिलतरतीब बताता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। पहले हम चेंजेस को पढ़ेंगे जो कि अकर होते हैं इन एम फेज़, और उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि उसमें प्रिपेयर होती है। एम फेज़ में क्या इवेंट्स होंगे? एम फेज़ में जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके लिए जो भी चीज़ें दरकार होती है वो G2 फेज़ में प्रिपेयर होंगे। अब देखते हैं एम फेज़ में क्या इवेंट्स होते हैं। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पर? एम फेज़ में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हमने लिखा सिर्फ यहाँ पर इसलिए है, ये इवेंट होगा एम फेज़ में, कैरियोकाइनेसिस में, फोर से सुनिए एम फेज़ में होगा। लेकिन ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये बने होते हैं प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं ये तैयार होंगे इसी G2 फेज़ में। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होगा G2 फेज़ में। ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस ये कहाँ पर होगा? G2 फेज़ में, जो कि रिक्वायर होते हैं फॉर द एम फेज़। दूसरी बात, यहाँ पर G2 फेज़ में तमाम के तमाम सेल ऑर्गेनेली डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर चूंकि सेल ऑर्गेनेली जितने भी होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। कब? एस फेज़ में। एस फेज़ का जो ड्यूरेशन होता है इसमें यह सेल जितने भी ऑर्गेनेली है वो डिवाइड हो जाते हैं इसी G2 फेज़ में। अब देखते हैं जितनी भी ऑर्गेनेली है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है,
गौर से सुनिए, जितनी भी ऑर्गेनेली है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो जब एक ऑर्गेनेली डिवाइड हो जाएगा, दूसरा दो, एक से दो बन जाएंगी, तो उसके लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होगी। तो यही वजह है कि यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है कब? G2 फेज में। G2 फेज का जो दौरानिया होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कौन सी प्रोटीन? मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन रिक्वायर्ड होंगे M फेज में, ये रिक्वायर्ड होते हैं इसी G2 फेज में। तवज्जो से सुनिए। इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे वो M फेज में स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो इस तरह होते हैं। मैं शॉर्ट समरी देता हूँ। जब दो सेंट्रियोल होते हैं एनिमल सेल में तो वो इस तरह दोनों साइड्स पर हो जाते हैं। इसके दरमियान थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब जो क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमेटिड थे जो बन गए थे एस फेज में, अब ये क्रोमोसोम हर एक क्रोमोसोम इस तरह उसके साथ अटैच होगा, हर एक थ्रेड के साथ, हर एक इसमें से जो कुछ स्पिंडल फाइबर होते हैं उसके साथ अब ये क्रोमोसोम्स अटैच होंगे। अब एक स्पिंडल फाइबर इस तरफ जाएगा, दूसरा दूसरे तरफ जाएगा, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम होगा इस तरह का जो क्रोमोसोम है जिसके दो क्रोमेटिड्स है, अब एक क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच होता है काइनेटोकोर पर, सेंट्रोमियर पर। अब एक क्रोमेटिड एक तरफ जाएगा, फर्ज करिए इस तरह स्पिंडल फाइबर है, एक क्रोमोसोम जाएगा उस तरफ, ये दोनों क्रोमेटिड जाएंगे, एक क्रोमेटिड इस तरफ जाएगा, दूसरा क्रोमेटिड दूसरी तरफ जाएगा। तवज्जो से सुने। अब एक क्रोमेटिड एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ जाएगा कब? जब कैरियोकाइनेसिस होता है एम फेज में। तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है सेल में? एटीपी के फॉर्म में। और यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस भी होगा। क्यों? यहाँ पर नेक्स्ट फेज जो होगा एम फेज, उसमें इसी एटीपी जो सिंथेसिस यहाँ पर होता है, जो सिंथेसाइड होता है, वो वहाँ पर यूज़ होगा। उसके लिए यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है, और ये यूज़ होता है किस चीज़ में? इसी स्पिंडल फाइबर जब क्रोमेटिड्स को खींचते हैं, पुल करते हैं, इसमें ये यूज़ होगा। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस भी होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, पहले G1 फेज में भी हमने बताया था। तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि क्या G2 फेज में आरएनए सिंथेसिस होता है? यस, होता है। जब प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में मैसेंजर आरएनए बन जाती है, तो लिहाजा यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस भी होगा। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस भी होगा प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। यहाँ पर G2 फेज में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, G1 और G2 फेज में क्या पैदा होते हैं? आरएनए सिंथेसिस भी होता है। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो G2 फेज में आरएनए सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसिस, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस और फिर ऑर्गेनेली डिवाइड हो जाते हैं। ये सब इवेंट्स है जो होते हैं G2 फेज में। अब G2 फेज के बाद सेल इंटर होता है इनटू M फेज। M फेज में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और न्यूक्लियस का डिवीजन मजीद 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये हम आगे जब मायोसिस पढ़ेंगे तो इसमें हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह होता है। लेकिन जब एक सेल अपना साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं
और डिवाइड हो जाता है इंटू 2। गौर से सुने, जब एक सेल अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, यहाँ से एक सेल था, चला गया, पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर उसका बिल आखिर साइटोकाइनेसिस हो गया और एक सेल 2 डटर सेल्स में डिवाइड हो गया। फर्ज कर ये एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब माइटोसिस के नतीजे में इस तरह, मैं थोड़े से स्मॉल शो करते, इस तरह इससे 2 स्मॉल डटर सेल बन गए। अब उसको पेरेंट सेल कहते हैं और ये जो 2 बन गए इसको हम कहेंगे डटर सेल्स। ये डटर सेल्स अब दोबारा अपना सेल साइकिल स्टार्ट कर लेंगे। पहले ग्रोथ करेंगे, G1 एस फेज और G2 फेज से गुजर जाएंगे, फिर इसके बाद उसका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा और फिर वो अपना ज़िंदगी कंप्लीट कर लेंगे, अपना साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह जब भी सेल इंटर होता है फ्रॉम एम फेज अगेन इनटू इंटरफेज, इस फेज में इसका डिवीजन होता, एम फेज में सेल का डिवीजन होता है, डटर सेल बन जाते हैं। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G1 फेज में आ जाते हैं और यहाँ पर वो मज़ीद ग्रोथ तो करते हैं लेकिन डिवाइड नहीं होते हैं, मज़ीद आगे अपना साइकिल कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक नए फेज़ में ये दाखिल हो जाते हैं जिसको हम नाम देते हैं G0 फेज़। इसी फेज़ को हम नाम देते हैं G0 फेज़। G0 फेज़ जो होता है ये होता है कहाँ पर, G1 फेज़। जब सेल डिवाइड हो गया, डटर सेल बन गए, डटर सेल में पहले ग्रोथ होता है G1 फेज़ में। गौर से सुने, अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो आगे अपना साइकिल कंटिन्यू कर लेते हैं, एस फेज में आते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन करता है, फिर आगे G2 में ग्रोथ कर लेता है, फिर आगे जाकर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, फिर वही साइकिल रिपीट कर लेते हैं। लेकिन कुछ सेल यहाँ पर G1 में G0 फेज में दाखिल हो जाते हैं और ये G0 फेज जो है ये क्विसेंट फेज है, उससे एक और टर्म यूज किया जाता है क्विसेंट फेज, खामोश रेस्टिंग फेज है। यहाँ पर सेल अपना ग्रोथ तो करते हैं लेकिन डिवाइड नहीं होता, आगे ये जो साइकिल हमने ड्रा किया है, पढ़ा है, ये कंटिन्यू नहीं करता है। और ये क्यों नहीं करता, ये सेल स्पेशलाइज्ड हो गया होता है, मतलब यहाँ पर सेल क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएट। तो ये सेल जो डिफरेंशिएटेड हो गया, अब ये सेल स्पेशलाइज्ड बन गया, ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये सेल कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये स्पेशलाइज्ड सेल जो है ये मखसूस फंक्शन सर अंजाम देता है, मज़ीद इसमें डिवीज़न नहीं होता है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ में ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये परमानेंट होता है, कुछ सेल्स में टेम्परेरी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो परमानेंट स्पेशलाइजेशन, उसमें जो परमानेंट डिफरेंशिएशन होता है इसमें, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन सेल जो है, नर्व सेल जो है, ये परमानेंट कुछ में होता है। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं ये डिवाइड नहीं होते हैं, न्यूरॉन सेल्स, नर्व सेल जो होते हैं ये डिवाइड नहीं होते हैं। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि दोबारा फिर से डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। फर्ज करिए ये परमानेंट है, दूसरा जो होता है वो टेम्पररी पर डिफरेंशिएशन होता है। तो टेम्पररी डिफरेंशिएशन में सेल दोबारा डी डिफरेंशिएट हो जाता है। डी डिफरेंशिएशन एक टर्म है, यूज़ होता है जब सेल दोबारा अपना साइकिल जारी रखे, एस फेज में इंटर हो जाए, G2 में, फिर इसी तरह अपना साइकिल कंटिन्यू करे। सिंपल अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में हम यूँ भी कह सकते हैं कि सेल फिर से डिवीजन शुरू कर देता है। तो इसको कहते हैं एक स्पेशलाइज्ड सेल जब दोबारा डिवीजन शुरू करेगा, अपना सेल साइकिल जारी रहेगा, सेल साइकिल में इंटर होगा, तो इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब ये डी डिफरेंशिएटेड सेल, गौर से सुनिए, ये डी डिफरेंशिएटेड सेल जब डिवाइड हो जाता है इंटू 2 और जब उसकी डटर सेल फिर से डिफरेंशिएट हो जाए, तो वजह से सुनिए, एक डिफरेंशिएटेड सेल था,
डिफ्रेंशिएट हो चुका था, स्पेशलाइज्ड हो गया था, अब वो फिर से सेल साइकिल में एंटर हो गया और वो दोबारा फिर से डिवाइड होता है, अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है, डटर सेल बन जाते हैं और उसके डटर सेल फिर से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो इसी की बुनियाद पर है, और ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन तो एक सिंपल वर्ड है, मतलब एक सेल तब्दील हो गया, डिफरेंट हो गया, डिफ्रेंशिएट स्पेशलाइज्ड हो गया। अब डी मेन अब ये दोबारा डिफ्रेंशिएशन से आउट हो जाता है, मतलब ये अपना स्पेसिफिक नेचर ख़त्म करके फिर से सेल साइकिल में इंटर होता है और फिर ये अपना सेल साइकिल कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन अगर एक डी डिफ्रेंशिएटेड सेल जो फिर से डी डिफ्रेंशिएट हो गया हो, यानी स्पेशलाइज्ड सेल फिर से सेल साइकिल में इंटर हो गया हो और वो उसकी डटर सेल अगेन डिफ्रेंशिएट हो जाए, तो फिर इसको कहते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। री मीन अगेन। तो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था जी नॉट फेज का, कि जी नॉट फेज में सेल जब इंटर हो जाते हैं तो वो डिवाइड नहीं होते हैं, और एक ये जो जी नॉट फेज है ये एक क्विसेंट फेज है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिवीज़न, जो सेल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिवाइड होते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल 3 टाइप्स है उसके, एमायोटासिस, मायोटासिस और मियोसिस। तो इसको हम इंशाल्लाह एक एक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे।